द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए मोडुलो 272 काउंटर। तो अगर हम n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की बात करें, n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कैन डिजाइन अप टू मोडुलो 2 की पावर n काउंटर। तो n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने डिजाइन कर सकते हैं? 2 की पावर n काउंटर डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, यही इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। तो n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ पे 272। तो अगर बात करें 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 आपका हो जाएगा यहाँ पे 256। बट आपको डिजाइन करने हैं 272 काउंटर, तो यहाँ पे इससे ज्यादा काउंटर आपको डिजाइन करने हैं। तो 2 की पावर 8, तो 8 की जगह पे अगर हम 2 की पावर 9 यूज करें जो कि आएगा 512, तो इसमें आपके सारे के सारे कवर हो जाते हैं। 272 आपके कवर हो जाएंगे, इसमें आपके कम रह जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे? फिर n की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? 9। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9। नेक्स्ट आपका लेट E1 एंड E2 बी टू एंटिटीज इन ER डायग्राम विद सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो E1 और E2 यहाँ पे दो एंटिटी आपकी, E1 एंड E2 with single value attribute। R1 and R2 are two relationship among E1 and E2। और यहाँ पे दो रिलेशनशिप गिवन है, R1 और R2। R1 and R2 are two relationship between E1 and E2 where R1 is one to many। R1 1 to many है, तो यहाँ पे 1 to many, तो E1 की साइड में यहाँ पे एरो आ जाएगा और ये आपका मैनी है, तो यहाँ पे एरो यूज नहीं करेंगे। तो 1 to many एंड R2 इज मैनी टू मैनी, और यहाँ पे कोई एरो आएगा नहीं, मैनी टू मैनी है ये, मैनी टू मैनी। एंड R1 R2 डू नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट ऑफ देयर ओन। अब R1 और R2 के अपने कोई एट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पे। E1 और E2 के एट्रीब्यूट है जो कि है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द रिलेशनल मॉडल। अब यहाँ पे कितनी टेबल रिक्वायर्ड है टू रिप्रेजेंट दिस रिलेशनशिप? तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल टेबल की, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल, तो E1 के लिए एक टेबल आएगी, E1 के लिए एक टेबल हो जाएगी, E2 के लिए एक टेबल हो जाएगी। तो E1 E2 और R1 के लिए एक अलग टेबल और R2 के लिए अलग टेबल। तो यहाँ पे टोटल हमें पता चल रहा है कि 4 टेबल चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल आपकी। सभी रिलेशन के लिए, सभी एंटिटी के लिए अलग अलग टेबल, बट हमें यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टेबल बतानी है कि अगर हम इनको मर्ज कर सकते हैं, अगर हम किसी दो टेबल को मर्ज कर सकते हैं तो मर्जिंग के बाद मिनिमम नंबर ऑफ टेबल बतानी है। तो जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं 1 to many की, तो यहाँ पे E1, तो E1 के पास में अपने एट्रीब्यूट होंगे, तो इस एट्रीब्यूट में एक एट्रीब्यूट E1 जो कि प्राइमरी की होगा। ऐसे ही E2 के अपने एट्रीब्यूट होंगे जिसमें एक एट्रीब्यूट आपका E2 वो प्राइमरी की होगा। अब यहाँ पे देखो R1 के अपने एट्रीब्यूट नहीं है, तो R1 के अंदर ये दोनों एट्रीब्यूट आएंगे E1 और E2 के, क्योंकि 1 to many रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे E1 भी आएगा और E2 भी आएगा, दोनों ही आएंगे आपके। तो अब इस रिलेशनशिप में, इस R1 में 1 to many में कौन सी की आपकी प्राइमरी की बनेगी अगर ये दोनों मर्ज होते हैं? तो यहाँ पे 1 to many में हम मर्ज कर सकते हैं, और मर्जिंग के लिए जो मैनी वाली साइड है ये आपका मर्ज होता है। तो मतलब कि आप R1 को मर्ज कर सकते हो E2 के साथ में यहाँ पे, और मैनी वाली साइड ये मर्ज होगा। तो जो E2 आपकी प्राइमरी की है ये आपकी यहाँ पे भी प्राइमरी की बन जाएगी। तो इस R1 में E1 और E2, इसमें E2 क्या आपकी प्राइमरी की, तो आपने इन दोनों टेबल को मर्ज कर दिया, तो यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी आपकी T1।
अब अगर हम इस साइड बात करें 1 वाली साइड, तो यहाँ पे कोई मर्जिंग नहीं होने वाली, तो मैनी वाली साइड यहाँ पे 1 to मैनी में मर्जिंग होती है और मैनी वाली साइड होती है। ऐसे ही नीचे वाले रिलेशनशिप में बात करें कि R2 में, तो R2 में फिर से यहाँ पे E1 और E2। अब यहाँ पे ये भी आपका मैनी साइड है और ये भी आपका मैनी साइड है, और यहाँ पे भी E1 आपकी प्राइमरी की है और इस वाले में E2 है। तो यहाँ पे आप ना तो इस वाले रिलेशनशिप को E1 और R2 को मर्ज कर सकते, ना ही आप E2 और R2 को मर्ज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो प्राइमरी की है वो कंपोजिट बनेगी। अब की क्या बनेगी? कंपोजिट प्राइमरी की। तो आप दोनों ही साइड यहाँ पे मर्ज नहीं कर सकते, मतलब कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में आपकी टेबल मर्ज नहीं होती है। तो इसका मतलब इसकी टेबल अलग से बनेगी T2 और इसकी अपनी एक अलग टेबल बन जाएगी T3। तो आपके सामने कितनी टेबल आ गई? अब 3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 to मैनी में मैनी वाली साइड मर्ज होती है और मैनी टू मैनी में कोई मर्जिंग नहीं होती। नेक्स्ट है द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इन ए यूनिवर्सिटी स्टोर्ड इन द रिलेशन स्टूडेंट नेम, सेक्स, मार्क्स, डिपार्टमेंट नेम। तो 4 एट्रीब्यूट है। कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है? डिपार्टमेंट नेम। तो हमारे पास में जो आउटपुट आएगा उसमें डिपार्टमेंट नेम आएगा। फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसी टेबल से वेयर सेक्स इक्वल टू एम, तो मतलब कि मेल स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ तक साफ साफ पता चल रहा है ये मेल स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा है और साथ में डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, तो ग्रुप बनाना है डिपार्टमेंट नेम वाइज। तो मान लो आपके पास में जो टेबल है उसमें डिपार्टमेंट नेम है CSC, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है आपकी लिस्ट में, स्टूडेंट वाली टेबल में। अब इनका ग्रुप बनाना है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, हैविंग एवरेज ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये वाली क्वेरी रन होने से पहले ये वाली क्वेरी आपकी रन होगी यहाँ पे, ये वाली। तो अगर इसको हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो जो ओरिजिनल टेबल है उसमें से हमें क्या निकालना है? यहाँ पे एवरेज मार्क्स निकालना है बस। तो हमें एक एवरेज मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ पे एवरेज ऑफ मार्क्स मिल जाएगा पूरे स्टूडेंट का, चाहे इसमें CSE के स्टूडेंट हो, IT के हो, EC के हो, मैकेनिकल के हो, कोई भी डिपार्टमेंट। तो हमें सभी का एवरेज निकालना है सिंपली। तो ये वाली क्वेरी क्या फाइंड आउट करके देगी? एवरेज मार्क्स फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सिंपल सा फंडा है। अब हमें कंपेयर करना है यहाँ पे ग्रुप बनाने के बाद, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। तो आपने CSE का एक ग्रुप बना दिया, IT का, ECE का और मैकेनिकल का। मान लो हर एक ग्रुप में किसी में 10 स्टूडेंट है, किसी में आपके 5 है, किसी में 15 है, किसी में 30 स्टूडेंट है। उसके बाद आपको इनका एवरेज निकालना है। इनका क्या निकालना है हमें? एवरेज। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम हैविंग एवरेज ऑफ मार्क्स। तो डिपार्टमेंट नेम के वाइज ग्रुप बनाने के बाद इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज। तो CSE वाले 10 स्टूडेंट का एवरेज निकाल लिया, IT के 5 स्टूडेंट का एवरेज, ECE के 15 स्टूडेंट का एवरेज और मैकेनिकल के 30 स्टूडेंट का एवरेज। तो सबका इंडिविजुअल एवरेज निकलेगा यहाँ पे, इंडिविजुअल एवरेज, इंडिविजुअल फाइंड आउट करना है। अब ये जो इंडिविजुअल एवरेज आपने फाइंड आउट किया है, जिसका ग्रेटर आएगा इस वाले एवरेज से, ऑल स्टूडेंट का जो एवरेज निकला है उससे ग्रेटर जिस भी डिपार्टमेंट में आएगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपका उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट सेलेक्ट होकर डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे। जिस भी डिपार्टमेंट का एवरेज ग्रेटर देन आएगा ओवरऑल एवरेज ऑफ स्टूडेंट से, तो यहां से अब इट रिटर्न्स द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विच। तो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट हमें पता चल गया क्योंकि सिलेक्ट कर रहा है ये पहली वाली लाइन में।
फर्स्ट कह रहा था एवरेज मार्क्स ऑफ द मेल स्टूडेंट इज मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन द सेम डिपार्टमेंट। तो भाई सेम डिपार्टमेंट में तो कंसिडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये एवरेज फाइंड आउट कर रहा है पूरे स्टूडेंट का, ऑल स्टूडेंट इन ए यूनिवर्सिटी का। तो पहली वाली स्टेटमेंट गलत। सेकंड, द एवरेज मार्क्स ऑफ द मेल स्टूडेंट इज मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। अब यहां पे ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट कि एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमने यहां पे एवरेज निकाला है ओवरऑल। अब कोई भी डिपार्टमेंट उसका नाम डिस्प्ले करेगा ये, जिसमें एवरेज मार्क्स ऑफ द मेल स्टूडेंट इज मोर, तो ये भी सही है आपका, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडिविजुअल निकाला है। तो जिसका भी इंडिविजुअल ग्रुप वाइज एवरेज मार्क्स ज्यादा आएगा, किसके, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है, बी वाला आंसर होगा यहाँ पे। सी वाला देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ द मेल स्टूडेंट इज मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द मेल स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें ओवरऑल हमने एवरेज मार्क्स निकाला है पूरी यूनिवर्सिटी का, इसमें आपकी मेल भी है और फीमेल भी है, तो सी वाला भी आंसर नहीं है। डी वाला, एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द मेल स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, फिर से वही गड़बड़ कर दी कि एवरेज मार्क्स ऑफ मेल स्टूडेंट, तो हमने ओवरऑल सभी का एवरेज निकाला है, मेल और फीमेल दोनों का, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट आपकी लॉसलेस प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू 3NF इज ऑलवेज पॉसिबल, तो ये आपकी ट्रू है यहाँ पे। तो जो भी नॉर्मल फॉर्म आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होती है, वहां पे लॉसलेस प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन ऑलवेज पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है, लॉसलेस प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू BCNF इज ऑलवेज पॉसिबल, तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपकी सेकंड वाली, तो आंसर आपको मिल चुका है सेकंड। एनी रिलेशन विद ट्रू एट्रीब्यूट इज इन BCNF, ये ट्रू रहती है आपकी स्टेटमेंट। कोई भी रिलेशन जिसमें दो एट्रीब्यूट होंगे वो ऑलवेज BCNF में होगा, आंख बंद करके आप टिक कर सकते हो, जिसमें दो एट्रीब्यूट है। BCNF इज स्ट्रोंगर देन 3NF, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो BCNF होती है वो स्ट्रोंगर होती है एज कंपेयर टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो यहां पे आंसर आ गया आपका बी। नेक्स्ट आपका, इन द इंडेक्स स्कीम ऑफ द ब्लॉक्स टू ए फाइल द maximum possible size of the file depends on first are number of blocks used for index and the size of index, size of blocks and size of address, size of index या size of block। तो हम जब भी इंडेक्स स्कीम ऑफ ब्लॉक की बात करते हैं तो वहां पे जो आपका मैक्सिमम पॉसिबल साइज होता है, मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ फाइल, मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ फाइल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड फॉर, नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड फॉर द इंडेक्स, फॉर द इंडेक्स। तो दिस determine how many data blocks can be referenced, और सेकंड आपका साइज ऑफ द इंडेक्स, द साइज ऑफ द इंडेक्स, साइज ऑफ द इंडेक्स। तो दिस determine how many pointers can be stored in each index block, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड फॉर इंडेक्स एंड द साइज ऑफ इंडेक्स। Next, which transmission technique guarantees that data packets will be received by the receiver in the same order in which they were sent by the sender? Broadcasting, unicasting, packet switching और circuit switching।
तो आपका आंसर ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो सकता और यूनिकास्टिंग भी नहीं होता, क्योंकि ब्रॉडकास्ट क्या करता है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन वन टू मैनी मैनर। तो यहाँ पे वन टू मैनी ब्रॉडकास्ट करता है, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। यूनिकास्टिंग वन टू वन होता है, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं है। तो आपका आंसर या तो पैकेट स्विचिंग होगा या फिर सर्किट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में एक्चुअल में क्या होता है, डेटा इज ब्रोकन एंड सेंड टू द एड्रेस ऑफ द रिसीवर इन रैंडम ऑर्डर इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे उस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में सेंड किया है उसी ऑर्डर में, जरूरी नहीं है डाटा रिसीव हो। तो आपका आंसर पैकेट स्विचिंग भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, सर्किट स्विचिंग यहाँ पे। तो सर्किट स्विचिंग में आपका जो ऑर्डर होता है सेम ऑर्डर में आपको रिसीव होते हैं, सेम ऑर्डर में, इन विच द डाटा आर सेंड, विच डेटा आर सेंड बाय द सेंडर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट है, विच आर द टू मोड्स ऑफ आईपी सिक्योरिटी। तो आईपी सिक्योरिटी के दो मोड होते हैं आपके, एक तो होता है आपका ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है टनल। तो यहां पे आंसर बी वाला आंसर हो जाएगा आपका, ट्रांसपोर्ट एंड टनल। नेक्स्ट है, ए मैसेज कंप्यूटर नेटवर्क इंक्रिप्टेड यूजिंग कॉलम ट्रांसपोजिशन साइफर विद द की लेयर द इंक्रिप्टेड मैसेज इज। तो यहाँ पे कॉलम ट्रांसपोजिशन साइफर यूज किया गया है। तो इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे एक की गिवन, आपको की क्या, आपकी लेयर। यहाँ पे अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर बात करें तो सबसे पहले ए आता है, ए के बाद आपका क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद आपका एल, फिर आपका आर और लास्ट में आएगा वाई। तो यहाँ पे ए को अगर हम, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये 1, ये आपका 2 है, फिर ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5। अब यहाँ पे एल ये आपका 3 है, ए आपका 1, वाई 5, ई आपका 2 और आर आपका 4। तो इस तरह से आपको ये काम सबसे पहले करना है। जो भी की गिवन है उस की के कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। यहाँ पे सबसे पहले ए आएगा, फिर ई, एल, आर और वाई। तो ए को नंबर दे दो 1, फिर उसके अकॉर्डिंग 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे नंबरिंग कर दो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो की गिवन है वो 5 लेटर या 5 कैरेक्टर की है। तो आपको ये कंप्यूटर नेटवर्क लिखना है। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, पहले इसके नीचे सी, फिर आपका ओ, फिर एम, फिर आपका यहाँ पे पी और यहाँ पे यू। तो आपको यहाँ पे 5 ही कॉलम यूज करने हैं। तो पहली वाली रो में 5 कैरेक्टर आपने लिख दिए, सी ओ एम पी यू। उसके बाद नेक्स्ट वाला आप टी ई आर नेक्स्ट वाली रो में लिखोगे, टी ई आर और फिर आपका एन और यहाँ पे ई। तो आपको फिर से 5 ही कॉलम यहाँ पे फिल करने हैं। फिर नेक्स्ट वाली रो में लिखोगे ई के बाद, तो ई के बाद टी डब्ल्यू ओ आर और ये के। तो यहाँ पे फिनिश होता है। अब यहाँ पे आपने 3 रो में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे कॉलम आपके 5 बने हैं। कॉलम कितने बने आपके, 5। तो यही काम आपको करना है। जो की गिवन है उस की के कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर और यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे उस कॉलम के नीचे आपको ये वैल्यू लिखनी है, उन कॉलम्स के नीचे ये वैल्यू। अब यहां पे अब आपका आंसर क्या आएगा, जो इनक्रिप्टेड मैसेज है वो क्या आ जाएगा। तो यहां पे देखो फर्स्ट वाली रो में जो सबसे पहले 1, क्योंकि आपको 1 2 3 4 और 5 इस ऑर्डर में अब आपको आंसर देना है। तो पहले वाला कॉलम 1 वाले कॉलम वाले टेक्स्ट को यहां पे लिख देंगे, तो आएगा ओ ई डब्ल्यू। सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, ओ ई डब्ल्यू। तो कॉलम वाइज लिखेंगे हम। तो फर्स्ट वाले कॉलम में ओ ई डब्ल्यू, फिर हम सेकंड वाला कॉलम उठाएंगे। सेकंड वाले कॉलम में आपका है पी एन आर, इसके बाद आ जाएगा पी एन और आर। फिर हम यहाँ पे थर्ड वाला कॉलम उठाएंगे, थर्ड नंबर पे तो 3 है यहाँ पे सी टी और टी। फिर हम फोर्थ वाला उठाएंगे यू ई और के। लास्ट में 5 वाला एम
RO। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा आपका साइफर टेक्स्ट, आपका साइफर टेक्स्ट जो कि आंसर आपका सी। तो ये होता है आपका कॉलम ट्रांसपोजिशन साइफर। नेक्स्ट आपका द मैक्सिमम पेलोड ऑफ ए टीसीपी सेगमेंट इज। तो यहां पे अगर हम टीसीपी सेगमेंट की बात करें, टीसीपी सेगमेंट, तो मैक्सिमम साइज क्या रहता है आपका, मैक्सिमम साइज ऑफ टीसीपी विंडो, ऑफ टीसीपी विंडो कितना होता है आपका 65535 बाइट्स। तो ये बाइट्स में रहता है आपका। अब यहां पे मिनिमम टीसीपी हेडर साइज की बात करें, अगर हेडर साइज, मिनिमम टीसीपी हेडर साइज आपका होता है 20 बाइट्स, और मिनिमम आईपी हेडर साइज ये भी आपका होता है 20 बाइट्स। तो ये मिनिमम की बात कर रहे हैं यहां पे हम, क्योंकि जब मैक्सिमम साइज ऑफ टीसीपी विंडो में से मिनिमम टीसीपी हेडर और मिनिमम आईपी हेडर को माइनस कर देंगे तो वहां पे मैक्सिमम पेलोड आ जाएगा आपका टीसीपी सेगमेंट का। तो इन दोनों को ऐड करके मैक्सिमम टीसीपी विंडो साइज में से आपको माइनस करना है यहाँ पे। तो इसमें से माइनस हो जाएगा 20 + 20, टीसीपी और आईपी हेडर दोनों हेडर माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 65495 बाइट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। तो इन दोनों को ऐड करके आपको क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज एफिशिएंटली सोल्व यूजिंग डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, क्रुस्कल एल्गोरिथम या फ्लड वार्सल एल्गोरिथम। तो जो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम होती है ये हम सोल्व कर सकते हैं एफिशिएंटली यूजिंग फ्लड वार्सल एल्गोरिथम। तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। नेक्स्ट है द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड इन polynomial time using dynamic programming algorithm, polynomial time using branch and bound algorithm, exponential time using dynamic programming algorithm और branch and bound algorithm, या फिर polynomial time using backtracking algorithm। तो जो आपकी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती है ये हम सोल्व करते हैं यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या रहता है आपका, जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की, ये आती है आपकी n की पावर 2 इंटू 2 की पावर n। तो एक्सपोनेंशियल टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल टाइम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम और ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट है कंसिडर ए हैश टेबल ऑफ साइज m। तो m इज इक्वल टू 100। हैश फंक्शन आपको गिवन है इक्वल टू फ्लोर, तो फ्लोर फंक्शन यूज करना आपको मैथमेटिक्स वाला, m इंटू के ए मोडुलो 1। तो ये आपका हैश फंक्शन यहाँ पे गिवन है और a की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू आपका 0.618033। तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे कंप्यूट द लोकेशन टू विच द की, तो की यहाँ पे गिवन आपको k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है आपको हैश टेबल में। तो आपको ये मोडुलो फंक्शन यूज करना है सिंपली। तो यहाँ पे फ्लोर फंक्शन आपका m की वैल्यू है आपके पास में 100, k की वैल्यू है आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6, मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 0.618033 और यहाँ पे मोडुलो 1 फंक्शन यूज करना है। तो
तो यहाँ पे फिर से फ्लोर फंक्शन लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है 100। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 7629.882048 और यहाँ पे यूज करना है मोडुलो 1। तो यहाँ पे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, अब यहाँ पे मोडुलो 1 हमें अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर मोडुलो 1 अप्लाई करना है, मतलब कि रिमाइंडर जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली लाइन में फ्लोर और 100 और मल्टीप्लाई बाय, जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे हम तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0.882048। अब यहाँ पे फ्लोर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 88.2048। अब इसका फ्लोर फंक्शन यूज करना है तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 88। तो आपकी लोकेशन यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है जो कि है 88। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी वाला।